पाहायला तर मला त्या प्रकारची भीती वाटत आहे. कारण की ह्या त्या विषयाचे विद्यार्थी प्राध्यापक मैं थोड़ा सोचा कि हल्का बता दूं कि मुझे मराठी भी आती है थोड़ी बहुत, वैसे तो मैं हिंदी में ही बात करना चाहता हूँ, मेरा विषय मराठी हिंदी में ही रहेगा। घोड़ेसवार सर के सामने बात कर, हम तो मैं तो कई बार सुना उन्हें दीक्षा भूमि भी, और कई बार उनसे पर्सनल मुलाकात भी हुई है। इससे पहले भी मैंने उन्हें एक चीज़ के लिए धन्यवाद किया था, आज फिर से करता हूँ कि किताब उनसे मैंने ली थी, और वो किताब मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके लिए बहुत पाइनियर किताब है, और वो सिर्फ उन्हीं के पास थी देश भर में कहा जाए तो। सो मैंने उनसे लेके फिर मैंने उसका मैंने ज़ेरॉक्स कॉपी किया था, तो उसके लिए सर का आज फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। मैं जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ कि सामाजिक राजकीय उत्थान जो है उसके लिए आम्बेडकरी विद्यार्थी चळवळ, उसका वर्तमान और भविष्य, और महान क्रांति, ऐसा जोड़ के मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा। और यही विषय मुझे दिया है। इस विषय में बात करते वक्त मैं कई बार मुझे मार्गदर्शन इंगले सर का भी प्राप्त हुआ है, और उसके बाद मैंने सोचा कई सारी चीज़ को अप्रोप्रिएट करना पड़ रहा है मुझे, और पता नहीं मैं कितना कर पाऊँगा। और आप लोगों के सामने मैं जो बोल रहा हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो सॉरी, और आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। जब मैं राजकीय और सामाजिक परिस्थिति की बात करता हूँ और उसमें विद्यार्थियों को देखता हूँ, तो आज के रूप में जब मैं एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ चुका हूँ, एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में पढ़ चुका हूँ, और कुछ मेरे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संगठनों के साथ भी जान पहचान है, तो उन सब के साथ जब मेरी बात होती है और मैं उसके बाद फिर राजनीतिक परिस्थिति जब इस देश की और हमारे समाज की देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में जो विद्यार्थी बाबा साहब की विचारधाराओं को लेकर चलने वाले विद्यार्थी संगठन है, उनकी संख्या जो हर विश्वविद्यालय में है वो आपको अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा, हर विश्वविद्यालय में आपको मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम नागपुर विद्यापीठ की बात करें तो वहाँ आपको भाषा नाम का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। अगर आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाए तो वहाँ भी आपको ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। जेएनयू में चले जाए तो आपको बाक्सा मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाए तो यूथ फॉर सोशल जस्टिस एंड चेंज मिल जाएगा। लेकिन आपको इन सारे विद्यार्थियों संगठन के साथ कभी भी किसी भी पॉलिटिकल संगठन का कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी संगठन चला रहे हैं देश में, और फिर भी अगर उसे किसी भी तरीके का पॉलिटिकल संगठन का बैकअप नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में ले लें, अगर हम लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन ले और उनके विद्यार्थी संगठन की बात करें, तो उस लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे तो कि उस लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी का लीनिंग होता है। उसी तरीके से अगर वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें तो उसको भी विद्यार्थियों के अनुसार उसको भी पॉलिटिकल बैकिंग होता है। उसी तरीके से अगर कोई सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी या सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो उसका भी छात्र संगठन को पॉलिटिकल पार्टी अवेलेबल होती है, जो उसको वक्त वक्त पे पॉलिटिकल बैकिंग देती है, फंडिंग देती है, और एक तरीके से उसको उस विश्वविद्यालय में प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन ये बात हमारे साथ नहीं हो पाती, ये बड़ी दिक्कत की बात है। और इस वजह से कई बार हमें देखने मिलता है कि विश्वविद्यालयों में बड़े स्तर पे जो बाबा साहब को मानने वाले विद्यार्थी है, उनको बाबा साहब की जयंती लो, या फिर छात्र हितों की बात लो, या फिर हम लोग विद्यार्थियों के छोटे मोटे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम करते हैं, जिसमें बुद्ध जयंती भी आ जाती है, रविदास जयंती भी आ जाती है, और महापुरुषों की जयंती आ जाती है, वो तक मनाने में हमें दिक्कत महसूस होती है। तो ये जो विद्यार्थी संगठनों के साथ और विद्यार्थी संगठनों का जो मजबूती से हर विश्वविद्यालय में अपनी संस्कृति जीने का जो काम चल रहा है, उसको कहीं नहीं तो कहीं सामाजिक और राजनीतिक जोड़ नहीं होने का नतीजा आपको रोहित वेमुला जैसे हत्या, या फिर पायल ताड़वी जैसी हत्या, या फिर आपको कई सारी IITs में जिसमें छात्र संगठन होते ही नहीं है वहाँ पे, या जेएनयू जैसे कई सारे जो संस्थान हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन प्रोफेसर द्वारा और टीचरों द्वारा आपको नजर आता है। ये बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। इसको जब मैं सामाजिक लेंस से अपने देखने की कोशिश करता हूँ,
तो सामाजिक लेंस से हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये संगठन कहीं नहीं तो कहीं सामाजिक रूप से भी इनकी अनछुए हैं। सामाजिक संगठन अगर दिल्ली में देखा जाए तो आप लोग कई सारे लोग जो है दिल्ली में आना जाना रहा होगा, कनेक्शन भी होंगे, तो दिल्ली में भी काफी बड़े स्तर पर सामाजिक आंदोलन या सामाजिक सक्रियता के रूप में हम लोग काम करते हैं। उसी तरीके से नागपुर का ही उदाहरण ले लिया जाए तो नागपुर में भी बड़े सामाजिक और तौर पर हम लोग मजबूत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3-4 विश्वविद्यालय होने के बाद भी हमारा सामाजिक जो योगदान है विद्यार्थी संगठन के लिए, विद्यार्थी चळवळ के लिए हमको कम नजर आता है। ये हमको सोचने वाली बात है। तो जब हम विद्यार्थी चळवळ में जब काम कर रहे हैं और हमको समाज और राजनीति का पहलू हम नहीं छू, मतलब लोगों की हमको जोड़ नहीं मिलता है, तो फिर हमको बड़ी दिक्कत होती है। तब हमको महान क्रांति की याद आती है। अब महान क्रांति की इसमें याद कैसे आती है उसको मैं आपको जोड़ के बताना चाहूँगा। हमारे जो एक और वक्ता थे, हमारे आशीष बाबू फुलझेले, वो नहीं आए। सो विद्यार्थी चळवळ में उनका काम बहुत सराहनीय है, आप लोग सब जानते हैं। सो जब इस तरीके की विद्यार्थी चळवळ में जब हमको राजनीतिक आश्रय नहीं मिलता है, सामाजिक आश्रय उस हद तक नहीं मिलता है, तो हमें कानूनी आश्रय के सहारे ही जाना पड़ता है और कानूनी रूप से हमारी लड़ाई लड़नी पड़ती है। थोड़ी सी बात कहूँगा सर, आशीष बाबू के नहीं होने पे उनके एब्सेंस में, और उनकी ही बात है, मेरी बात हुई थी तो उनकी ही बात है, और उसके बाद फिर से मैं अपने विषय पर लौटूंगा और मैं जोड़ रहा हूँ इसको महान क्रांति के साथ ही। जब हम देखते हैं कि भोले प्रस्ताव जब पारित हुआ था 1923 में, और मेरा फोन बज रहा है, सॉरी मुझे लगा मेरा ही फोन बज रहा है। तो जब भोले प्रस्ताव 1923 में पास हुआ था और जब बाबा साहब को इस प्रस्ताव के बारे में बात पता चली, तो उन्होंने 1927 में ये सोचा कि इस भोले प्रस्ताव को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास की है, जिसमें ये बताया गया है कि सरकारी जो पॉन्ड्स है, जो तालाब है, और उसको खोला जाए अस्पृश्यों के लिए, तो इसको हम एग्जीक्यूट किया जाए। आप देखिए कितनी विचित्र बात है कि हमारे ये कानून होने के बाद भी हमको उस कानून को अमल में लाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बाद भी हमको 4 से 5 साल लगते हैं ये चीज समझने के लिए कि हमारे लिए कोई नियम कानून बन चुका है, अब हम उनको एग्जीक्यूट करना है। ये 1923 की बात कर रहा हूँ। 1927 लगा हमको भोले प्रस्ताव के तहत हमको एंट्री देनी है। उसी तरीके से जब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप सब जानते हैं उसके बाद जो परिस्थितियां निर्माण हुई है। महान क्रांति अपने आप में फ्रेंच क्रांति से भी बड़ी क्रांति है, क्योंकि इसको अगर हम देखते हैं तो हम इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि जब फ्रेंच क्रांति होती है तो उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जन्म होता है, और जब इस चीजों का जन्म होता है तो पूरा का पूरा देश उस लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को अपनाता है। लेकिन जब महान क्रांति की बात आती है, और महान में जब क्रांति होती है बाबा साहब द्वारा और उनके अनुयायी द्वारा, तब हमको समझ में आता है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसके विरोध में। आप समझ रहे हैं बात को, कि जहां एक क्रांति जो इतने मूलभूत अधिकार देती है और उसको पूरा का पूरा देश अपनाता है, लेकिन वही जब वो चीज, उसी तरीके की चीज जब भारत देश में होती है तो उसका किस तरीके से विरोध भी होता है। तो ये भी बड़ी हमारे लिए सोचने वाली बात है कि इतनी मजबूत तरीके से जो क्रांति आती है उसका भी विरोध किया जाता है और उसको भी अपनाया नहीं जाता है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, और किस तरीके से उस समाज की व्यवस्था को हमने देखना चाहिए, ये आज भी हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात है। वापस लौटता हूँ भोले प्रस्ताव के तरफ। जब उसके बाद जब बाबा साहब पानी पीते हैं और उसके बाद जो आप सब जानते हैं जो दंगे हुए, और उसके बाद फिर स्वर्णों द्वारा ये कहा गया, मतलब उस वक्त के कास्ट हिंदूज द्वारा ये कहा गया कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उसको उस तरीके से फेवर किया गया। सो और उसके बाद जो ये नियम है भोले प्रस्ताव, उसको खारिज भी किया गया था। आप सब जानते होंगे इस चीज को। उसी के तरीके से अगर मैं हमारे आज के दौर की बात करूं, तो हम जैसे विद्यार्थी संगठन जो चलाते हैं, और उसमें जब हम देखते हैं कि नियम कानून हमारे हक में बनाने के बाद भी हमें आज तक पता नहीं, जिसमें एक तरीके से आरटी का उदाहरण आप ले लीजिए। आरटी, राइट टू एजुकेशन, जो हमारे समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो बाबा साहब ने अपने कई सारे आंदोलनों में और लेखों में कहा है कि शिक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है।
उसके बाद भी सरकार इस तरीके के नियम लाके उस आरटीई के जो नियम कानून बनाई गई थी एमिट करके उसको शिथिल करती है, कमजोर करती है। उसी तरीके से उसके पीछे वो रीजन देती है कि हमारे पास पब्लिक फंड की कमी है, इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स में आप गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति मजबूत नहीं होने की वजह से हम स्कूल बंद कर रहे हैं, लोगों की संख्या नहीं होने की वजह से हम स्कूल बंद कर रहे हैं। जबकि हम लोगों का इसमें किस तरीके से रवैया रहा है, हमारा किस तरीके से रहा है। जब इस देश महाराष्ट्र स्टेट ने जब आरटी के की शिथिलता की थी तो हम इग्नोरेंट थे, हम थे सामाजिक रूप में, हमारा कोई आंदोलन नहीं रहा है। ये हमको महाराष्ट्र क्रांति याद दिलाता है कि, और जो मैंने से शुरुआत में बात कही थी कि विद्यार्थी चळवळ में सामाजिक आंदोलनों की कमी या समाज की कमी, ये उसका उदाहरण है। उसी तरीके से राजनीतिक आंदोलन या फिर राजनीतिक पक्ष को का भी इतने बड़े मुद्दे पे सामने ना आना हमारी इसकी बात है, दुख की बात है। अब इसमें जो विद्यार्थी संगठन है जिसने अपने तरीके से लड़ा, और मैंने शुरुआत में कानून का की तरफ जाने की बात की, तो इसमें फिर वो कानून की तरफ जाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जीतते हैं। आरटी का जब आशीष ने लड़ा, जो आर्टिकल 21A के तहत गारंटी ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में आता है, तो उन्होंने कुछ वकील थे हमारे, जैसे पायल गायकवाड़ थे एडवोकेट दीपक चपट थे, एडवोकेट जयना कोठारी थी, और इसका सारा मटेरियल विद्यार्थी चळवळ से आए हुए, जब सब जानते हैं आशीष जिले ने उसको इम्प्लीमेंट किया था। इसको देखते हुए हम हाई कोर्ट में भी जीते और सुप्रीम कोर्ट में भी जीते। देखा जाए तो ये काम सामाजिक आंदोलन का था, विद्यार्थी आंदोलन का नहीं था, और पॉलिटिकल आंदोलन का था। पॉलिटिक्स में इसको कैच करना था। तो ये एक तरीके से हमारी तत्कालीन परिस्थिति है, हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है, जिस तरीके से बाबा साहब ने कानून का सहारा महार सत्याग्रह के टाइम पे लिए, और कानून द्वारा फिर वो हक और अधिकार हमको प्राप्त करने में मदद की। ये सारी चीजें देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि आज भी राजनीतिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे हम लोग बिखरे हुए हैं, और विद्यार्थी चळवळ जो काम कर रही है वो अपने स्तर पे अलग रूप में काम कर रही है, सामाजिक अपने स्तर पे काम कर रही है, और पॉलिटिकल अपने रूप में काम कर रही है। तो जब इसका वर्तमान हमको इस तरीके से दिख रहा है, तो भविष्य भी हमको इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब इसके लिए हमको काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो जय भीम नाम का जब बाबा साहब का एक लेख आया था जय भीम में 1946 में, जिसमें बाबा साहब लिखते हैं कि अगर हमको इस तरीके की पॉलिटिकल सक्सेस चाहिए, अपने स्कूल था उनका, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिकल स्कूल की जब बात करते हैं तो उसमें लिखते हैं स्टडी, सर्विस एंड सेक्रीफाइस, ये चीज़ों के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। जो स्टडी है, उसके बाद सर्विस है, और सेक्रीफाइस हमको करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये हो रहा है कि हम शिक्षा नहीं मिलने की वजह से हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें कई सारी चीज़ें, हमारी आर्थिक ज़रूरतें हम पूरी नहीं करने की वजह से हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से हमारे पास सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्लियरिटी ऑफ माइंड। लेकिन फिर भी इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और फिलोसफी के बारे में जब हम बात करते हैं बाबा साहब की, जो हमारे अंदर रूटेड है, हम लोग कम्युनिटी सेंस को लेके आज भी बहुत मजबूत तरीके से जागरूक हैं, और एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति हम एक दूसरे के भावनाएं, एक अच्छी भावनाएं रखते हैं, पॉजिटिव भावना रखते हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर काम करते रहते हैं। उसका उदाहरण आज ही की मीटिंग ले लीजिए, या इससे पहले भी कई सारी जो मीटिंग्स हो रही है वो ले लीजिए। ये एक तरीके से मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि किस तरीके से हम लोग विद्यार्थी चळवळ और सामाजिक चळवळ, राजनीतिक चळवळ की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और वो हम सीमाओं में बंधे हुए। अब आता हूँ मैं अपने अगले पड़ाव पे, जिसके ऊपर मैं सर से बात किया था, इंग्लिश सर से, और उसमें फिर हमको फिलॉसफी के ऊपर जोर देने की जो हमारी बात हुई थी, उसके ऊपर मैं कुछ अपने पक्ष रखना चाहूँगा। जब महान क्रांति की हम लोग बात करते हैं, महान में क्रांति की बात हुई, तो कई सारी महान क्रांति में जो बाबा साहब ने पहले जो
कॉन्फ्रेंस में जो बात रखी थी उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखी थी जिसको आज तक हम लोग छू नहीं पाए, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की गई थी, जिसमें सेल्फ एलिवेशन की बात की गई थी, और जिसमें एजुकेशन की बात कही गई थी, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की बात हमने की। आज तक हम कई सारी चीज़ों में उसमें निगलेक्ट हैं। एक और आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे उसमें ये भी महसूस हुआ कि बाबा साहब कह रहे हैं उसमें कि हमको हमारे समाज में पॉजिटिविटी की कमी है, नकारात्मकता ज़्यादा है, कि हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग उसमें नकारात्मकता पहले ढूंढते हैं, सकारात्मकता बाद में ढूंढते हैं। ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र चीज़ है, और इसको दूर करने के लिए हमें सेल्फ एलिवेशन और सेल्फ हेल्प की जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर मदद करते हैं, इसके ऊपर हमको जोर देने की जरूरत है। जब हम सेल्फ हेल्प की बात करते हैं तो सेल्फ हेल्प में हमें अपनी खुद की मदद किस तरीके से की जाए और उस द्वारा हम समाज की मदद किस तरीके से की जाए, जो हमारे अंदर जो हमारे सामाजिक कुरीतियां है उसको किस तरीके से दूर की जाए, उसके ऊपर हमको जोर देने की जरूरत है। और उसको जो जोर देने के लिए हमें निरंतर जो कुरीतियां है उसको हमको हाईलाइट करने की जरूरत है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात किया जाए, अगर कुरीतियों की बात की जाए हमारे, तो हमें कुरीतियों की बात की जाए तो उसमें मुख्य रूप में हम कहेंगे इग्नोरेंस। कई बार हमने इग्नोरेंस होता है, किसी चीज़ को हम समझते नहीं, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, किसी कंटेंट को समझने से पहले ही हम उसकी बात करना चालू कर देते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आपने बाबा साहब का एक लेख था ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म के ऊपर, अगर आप वो देखा होगा, तो उस लेख में जब बाबा साहब, ये भूले प्रस्ताव के दौरान की ही बात है, और जब बाबा साहब उसके बारे में ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म के बारे में बात करते हैं तो कई सारा आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हाईलाइट ब्राह्मणिज्म को छोड़ के उसको ब्राह्मण के ऊपर हाईलाइट हो गया है, जबकि बाबा साहब चाहते थे उसका हाईलाइट ब्राह्मणिज्म के ऊपर है। ब्राह्मणिज्म को इस तरीके से देखा जा सकता है कि वो एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जो ब्राह्मण्स को एक हाई कास्ट या हाई स्टेचर सोसाइटी में प्रोवाइड करता है, लेकिन और वो जो इक्वलिटी के अगेंस्ट बात करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जो पॉलिटिकल और सोशल पावर में ब्राह्मण को हायर और एलिट स्टेटस देता है, और जबकि ओवर द शूद्रास एंड द दलित्स, मतलब जो बैकवर्ड मेजॉरिटी में नहीं है उन लोगों को उन लोग देता है। क्या ये चीज़ आज हमें हमारे इसमें भी नजर आ रही है या हम इस चीज़ को बोल पा रहे हैं? हम लोग आज के तारीख में कई सारी जगहों पे इस कॉन्सेप्ट को समझने की जगह हम उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, ब्राह्मणिज्म को टारगेट नहीं करते। इसलिए कहीं ना तो कहीं भूल चूक से, न जानते हुए, गलती से हम भी इस तरीके की चीज़ों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल और सोशल एलिट, जैसा एक तरीके से हम बोला जाए तो पॉलिटिकल और सोशल पावर्स में जब हाईलाइट हम जब ब्राह्मणों को कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणिज्म कहता है कि आप लोग इक्वल नहीं होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी में अनइक्वलिटी पैदा कर रहे हैं और हमसे हो रही है या हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर इक्वलिटी स्थापित करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हम ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक तरीके की चीज़ है। जहाँ हम इम्पावर खुद को नहीं कर रहे हैं ना सोसाइटी को कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बाबा साहब के हिसाब से वो एक तरीके से सोशल ऑर्डर है, वो एक तरीके से मेंटेलिटी है, विचारधारा है, वो एक तरीके से व्यवस्था है। इसीलिए उस व्यवस्था का काउंटर बाबा साहब ने बुद्धिज्म को दिया है कि ब्राह्मणिज्म का कॉन्सेप्ट काउंटर है तो वो बुद्धिज्म काउंटर है, जिसमें सारी आप सब लोग जानते ही उसमें किस तरीके की बातें और हो सकती है, जिसमें इक्वलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी होती है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जब हम इस तरीके की ब्राह्मणिज्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें हमको नजर आती है। भारत देश में जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, फ्रेंच क्रांति और भारत में जब महान क्रांति हुई तो उसमें बहुत बड़ा फेरबदल ये है, मतलब उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि महान क्रांति में लोगों ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि भारत के लोगों की कई सारी मेंटेलिटी है जो ब्राह्मण, इसको समझने की कोशिश की, ब्राह्मणिज्म मेंटेलिटी से ग्रसित है। वो खुद को समता
या समाज में समतामूलक समाज स्थापित करने की बात से उसको कोई लगाव नहीं, ना खुद को जो हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एलिवेट करने से उसको कोई सरोकार नहीं है, ना ही वो खुद को और अपने आप को किसी जो उसकी जो परिस्थिति है उससे उठाने की कोशिश करता है। वो ऐसे समाज के साथ जुड़ने पे अपने आप को मजबूत महसूस करता है जो समाज पहले से मजबूत है, या फिर जो समाज एक तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप में ताकतवर है। इसी वजह से जब मूल्य प्रस्ताव का विरोध हुआ, सबसे पहले जो उस समाज के लोग थे जो असमानता नहीं चाहते थे और बाद में जिन्होंने स्वर्णों ने कहा कि भाई ये तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो विरोध करने के लिए कोई नहीं आया। और इसीलिए बाबा साहब भी कहते हैं कि ये जो लड़ाई है इसमें हम अकेले नहीं, इसमें हमारे साथ कोई नहीं, क्योंकि और इसीलिए हमको हमारी मदद खुद करना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है समाज का, इस देश का, वो ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट करता है। और ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये वो समझता है कि हमको एलिवेट होने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे पॉलिटिकल और सोशल डोमिनेंस के साथ जुड़ते रहने से ही हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट होता है, जिसको पूर्ण रूप से हमारा समाज या फिर एक तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा खारिज करता है। हमारा मानना है कि हम लोग जो है वो एक तरीके से समान जीवन जीने के हक में है। भारत क्रांति जब बाबा साहब शुरुआत करते हैं तो इसी तरीके से ये जो है, ये पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो एक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सबके सामने बताएगा कि हम भी इंसान हैं और हम भी ह्यूमन डिग्निटी को अचीव करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी की तरफ आगे बढ़ना। तो इस तरीके की जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे सामने दी है, उसको हम लोग कहीं नहीं तो कहीं पिछड़ के, कहीं नहीं तो कहीं हम व्यक्ति विशेष के पास हम लोग उसको टारगेट करते हैं। ये बात और है, मैं जानता हूँ, मैं भी छोटे मोटे सोशल एक्टिविटी में अपना पार्ट लेता हूँ, मैं ये जानता हूँ ये बड़ा दिक्कत है और आप लोगों ने भी अपने जीवन में फेस किया होगा। इक्के दुक्के अगर उदाहरण अगर छोड़ लिया जाए तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। कई सारे जो इस हमारे आंदोलन के साथ जुड़ने में हमारे ही लोग होते हैं, मैक्सिमम दूसरे लोग होते हैं नहीं। दूसरा, ब्राह्मणिज्म का सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं या फिर उसको प्रोपोगेट करने वाले लोग होते हैं, या इवन ब्राह्मण भी होते हैं, वो इतने इजीली आपको आपके मूवमेंट या इसमें नहीं मिलेंगे, ये बात सही है। लेकिन फिर भी हमको ये समझना है कि हम लोगों को व्यक्ति विशेष के रूप में द्वेष नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म के उसकी सार की अगर हम बात करें उसमें हम बात कर सकते हैं कि व्यक्ति नहीं, हम विचारधारा को काउंटर करें, क्योंकि विचारधारा ही ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति का तैयार होता है, व्यक्ति से समाज तैयार होता है, समाज से देश तैयार होता है। इसलिए जब महान क्रांति की कॉन्फ्रेंस बाबा साहब कर रहे थे तो ये हम पे जिम्मेदारी भी दी गई थी कि आपको इस देश में ये चीज़ों को स्थापित करना है जो इक्वलिटी की बात करे, जो सोशल जस्टिस की बात करे और जो एक तरीके से एम्पावरमेंट की बात करे, और ये हमको दूसरों को बताना है। अगर आपको पता होगा कि जब महान कॉन्फ्रेंस में जब रेजोल्यूशन बनाया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि इससे अपील की गई थी कास्ट हिंदूज के से कि आप हमारे लोग को सिविल राइट्स सर्व करेंगे। मतलब कास्ट हिंदूज को, या फिर हम मोटे भाषा में कहा जाए तो अपर कास्ट स्वर्णों को, जो उस वक्त के स्वर्ण है, उन लोगों से कहा गया था कि आप लोग ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लोगों को आप लोग सिविल राइट्स प्रदान करेंगे, आप लोग हम लोगों को जॉब प्रदान करेंगे, आप लोग हम लोगों को खाना देंगे। साथ ही गवर्नमेंट से भी अपील की गई थी कि आप हमको शिक्षा देंगे। हमसे अपील की गई थी कि हमको सरकारी नौकरियों में जाना है, और सरकार से ये भी अपील की गई थी जो हम लोग कानून लाके सड़ा गला मांस खाने के ऊपर पाबंदी लगाई। ये इस तरीके का रेजुलेशन बनाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपील तो करी थी, हमने एक समाज से अपील करी थी कि आप लोग हमें हमारे सिविल राइट सिक्योर करिए हार्ड कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद हमको जॉब प्रदान करिए। लेकिन वो तो होना, वो कितना हुआ वो एक शोध का विषय है, बड़े सर शायद उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन आज भी मेरे नज़र में
इस तरीके की चीज़ें हमको नज़र नहीं आती है, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ तो कई बार हमारे सबसे पहले अगर किसी चीज़ के ऊपर घात होता है तो वो हमारे सिविल राइट्स के ऊपर होता है। हमको कई बार शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो मैंडेटरी है वो हमको नहीं दी जाती। उसी के साथ जब हम कई कई जगहों पे अपने एक राइट एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, कल्चरल राइट एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, सोशल राइट एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ होती है। हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो हमको यूनिवर्सिटीज़ में बाबा साहब या फिर हमारे महापुरुषों का साधा जन्मदिन मनाने के लिए भी हमको कई बार संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है। यूनिवर्सिटी क्या चाहती है सर? यूनिवर्सिटी चाहती है कि बाबा साहब का बर्थडे वो मनाएंगे, लेकिन अगर हम बोले कि हम भी मनाते हैं तो आपको मनाने नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि वो हमें उतनी ही चीज़ देना चाहती है जो उसे पसंद है। वो ये चीज़ नहीं कि हम हमारे तरीके से कोई चीज़ करें हमको पसंद नहीं है। इसलिए आज के तारीख में जब हम छात्र के आंदोलन की बात कर रहे हैं हम लोग विश्वविद्यालय में, हम सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो विद्यार्थी जो आज 10वीं में है या 11वीं या 12वीं में है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारी क्षमताएं होती है, हम पॉलिटिकल संस्कृति को हाथ नहीं लगा सकते या उस तक पहुँचने की हमारी कभी कभी क्षमता नहीं होती, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कई सारे जो राजनीतिक संगठन है वो किसी इशू को, जो हमारा इशू बेस है, उसको वो पकड़े, समझे। कई बार हम लोग छूट जाते हैं, हम लोग उसको हाथ नहीं लगा पाते, हमारी क्षमता है। लेकिन हम सामाजिक रूप में हम भी अगर अपने आप को विद्यार्थी ही समझते रहो फिर हम सामाजिक काम ना करें, ये हो नहीं सकता। तो हम सामाजिक रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, छात्र की सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम लोग नए पीढ़ी के जो लोग हैं उसको विश्वविद्यालयों में और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उसमें किस तरीके से जाए उसके लिए हम काम करते हैं। रिसेंटली हमने 16 मार्च को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे कन्वेंशन सेंटर में। उस वक्त मैं पर्सनली भी 1-to-1 लोगों को हम लोग बताते हैं और हम संगठित रूप में बताते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में आने से पहले उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो कोई विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट आते हैं तो वो ऐसा ही ना चले जाए। हम नहीं चाहते कि अगला रोज रेगुलर हो जाए। हमारे पास उस तरीके से स्टूडेंट आए, हम उसको बताएं क्या है क्या नहीं है। अगर कोई नया विश्वविद्यालय में हमें स्टूडेंट मिलता है तो हम उससे मिलते हैं, जुलते हैं, हम उससे सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित होने के बाद मुख्य रूप में हम सांस्कृतिक रूप में उसके साथ काम करते हैं। सांस्कृतिक रूप में काम करना ये मुझे सामाजिक और राजनीतिक रूप से थोड़ा ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप में जब हम बात करते हैं तो वो धर्म की बात नहीं करता। हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय में कई या फिर हमारे जान पहचान में कई सारे जो होते हैं वो अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन जब मैं संस्कृति की यहाँ बात करता हूँ तो मैं इंगेज करने की कोशिश करता हूँ बाबा साहब के विचारों के साथ। और इंगेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ एलिवेशन की और फ्रेटर्निटी की, जो मुख्य मुद्दे हैं। हम इसको इंगेज करने की कोशिश करते हैं, समाज में पिरोने की कोशिश करते हैं जो भी हमसे जुड़ता है। हम बच्चों को जब आते हैं हम उनके साथ इस तरीके की सांस्कृतिक विचार, क्योंकि देखा जाए तो जिस संस्कृति को मैं अपनाता हूँ, जो मुझे 56 में मिली है बाबा साहब द्वारा, वो फ्रेटर्निटी की बात करती है। वो बात करती है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट आप में होना चाहिए, साथ ही साथ वो बात करती है आपको सेल्फ एलिवेट होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं ये शब्दों को शब्द ना मान के इसको अपने जीवन में इंगेज करें और विद्यार्थी चळवळ में रहते हुए हम लोग इसको पास ऑन करते रहे अपने आने वाली जनरेशन्स में। तो हम लोग बच्चों के साथ मिलके इस तरीके के काम करते हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं उनके साथ मिलते हैं और सांस्कृतिक रूप में चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक रूप में बातचीत करते हैं। आपको बड़ी बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी होती है, हो रही है कि इसके वजह से हम जिन बच्चों को मिलते हैं या फिर जो अलग अलग धर्मों से आए हुए हैं लेकिन एक सामाजिक आइडेंटिटी हमारी है, जिसको हम शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, कई सारे अम्बेडकराइट भी है, कई उसमें दलित भी है, तो जो भी है ये हम लोग, तो हमारी जो सामाजिक आइडेंटिटी ये होती है, हम उसको भले उसका धर्म कोई भी रहे, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक आइडेंटिटी हमारी है, तो हम उसको सांस्कृतिक रूप में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एलिवेशन और फ्रेटर्निटी की हम लोग भावना उसमें उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इससे ये होता है कि वो हमसे
जब जुड़ता है तो हमारे द्वारा बाबा साहब से जुड़ने की कोशिश करता है और बाबा साहब द्वारा वो बुद्धा से जुड़ने की कोशिश करता है। और जब वो हमसे जुड़ता है और इस चीज़ें सीखता है तो वो अपने गांव में, कस्बों में, जहाँ से वो आया है, क्योंकि आज भी हमारे कई सारे जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, महाराष्ट्र को अगर छोड़ दिया जाए तो भी वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता है और आज भी वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, पुरुषों की खुद की स्थिति बहुत खराब है, बहुत आर्थिक रूप में हम लोग बहुत कमजोर हैं। तो जब ये बच्चे जाते हैं और वहाँ जाके इस तरीके की बात रखते हैं और काम करते हैं तो ये बहुत मजबूती के साथ उस समाज को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। और जब ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं तो जो हलचल पैदा होती है वो ऊपरी स्तर पे नहीं होती है, वो धरातल पे होती है। इससे ये होता है कि हमारी विचारधाराओं की जो मजबूती है और विचारधाराओं की जो जड़ें हैं वो वहाँ के जमीन में पेरी जाती है और मजबूती से वहाँ से काम शुरू होता है। कई सारे बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, हम लोग उसको इस तरीके से गाइडेंस करते हैं, बातचीत करते हैं। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है सर, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय में जब बच्चा आता है, आप लोगों के भी कई सारे बच्चे विश्वविद्यालयों में गए होंगे तो अकेले गए होंगे, किसी को साथ नहीं लेके गए होंगे, एक दो के साथ ही होंगे जिसके साथ कोई चले गया होगा, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो अकेले रहता है। मैं रिसेंटली जब IIT दिल्ली में एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे बुद्धिज्म के ऊपर, फोटोशॉप का प्रोजेक्ट था, तो तब वहाँ पे सुसाइड का केस हो गया और उसके बाद सडनली उससे कुछ दिन बाद फिर एक सुसाइड हो गई। तो जब हम इस तरीके की सुसाइड के केसेस को देखते हैं और अब ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीज़ें वो हमारे इंसान को उसका हमेशा हेड बनाया जाता है। तो हमारी एक सर थे, वो उसको हेड कर रहे थे, बड़े काफ़ी परेशान थे। जब वो बात करते थे तो हमने उनसे बात करने का चीज़ समझ में आई, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सोशल बॉन्डिंग नहीं है या सोशल ग्रुप नहीं है जो बच्चों को एक तरीके से प्रोटेक्शन दे, मेंटली प्रोटेक्ट करे, या एक तरीके से बच्चों को या जो स्टूडेंट्स है उसको कहीं ना तो कहीं अपनेपन की भावनाएं हो। क्योंकि इस तरीके जो एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं सर, वो काफ़ी प्रेशराइज तरीके से काम करते हैं, काफ़ी प्रेशर होता है कई सारे लोगों को, तो उन लोगों को इस तरीके की चीज़ें कभी मिलती ही नहीं, तो उस वजह से अल्टीमेट इस तरीके के रेट्स आपको सामने आते हैं। अगर इस तरीके, अगर आपको पता है, एक और उदाहरण दे दूँ, अगर विश्वविद्यालयों में जैसा रोहित वेमुला का जो इंसिडेंट हुआ, अगर उस रोहित वेमुला के इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अगर इन्वॉल्व नहीं होती, अगर पॉलिटिकल पार्टी या बड़े स्तर के लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो वो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसके साथ उसका छात्र संगठन मजबूती से खड़ा था। लेकिन अगर IIT के पास अगर बात चली जाए, विद्यार्थियों को वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसलिए आत्महत्या कर देते हैं क्योंकि वहाँ का प्रेशराइज सिस्टम ही आपको दबा देता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रेशराइज सिस्टम होता है उसको डाइल्यूट करने का काम छात्र संगठन करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं, हम जैसे लोग कंटिन्यू वॉच करते हैं, हम जैसे लोग बच्चों को साथ में रखते हैं, हम जैसे लोग उनको, कई लोग हमारे समाज से जो बच्चे आते हैं गरीब घर से, हम उसका कोशिश करते हैं हमारे छोटे से पॉकेट से हम लोग उसका खाने का खर्चा उठा लें, या फिर अपने साथ रख ले तो उसको अपनी किताबों का खर्चा उठा ले, कभी एजुकेशन का पैसा दे दे। इस तरीके के छोटे मोटे काम हम लोग हमारे तरीके से करते रहते हैं। हो सके जब बड़े स्तर पर काम करते बहुत बहुत। अब ये चीज़ थोड़ी और एक उदाहरण के साथ और बताना चाहूँगा सर, क्योंकि आज की तारीख में मैं आप लोगों को इसलिए भी बताना बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताने की चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको पॉलिटिकल और सोशल कनेक्शन या सपोर्ट नहीं है। जब हम इसको मोबिलाइज कर, मतलब ऐसा इंसिडेंट वे में आपको सोशल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है आज भी, इसलिए बताना जरूरी है आपको। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2023 की बात है, हमारा एक मेरे जान पहचान का एक लड़का था, मेरे कहने पे उसको मैंने यूपी से बुला लिया, उसका नाम था अनिल बहुजन, उसको मैंने यूपी से बुला लिया, और यूपी से बुलाने के बाद उसका वही था, उसको पढ़ाई नहीं हो रही थी, मतलब वहाँ कुछ मिल नहीं पा रहा था यूपी में जहाँ रह रहा था, तो मेरे साथ MPhil पढ़ाई किया था उसने, तो उसको मैंने दिल्ली बुला लिया कि तू यहाँ आ जा, तो मैंने उसको थोड़ा रहने का बंदोबस्त कर दिया, आने जाने की थोड़ा टिकट का पैसा दे दिया, और वो फिर अपना एक दिल्ली की एक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लगा और शुरुआत करी। दिल्ली में उस टाइम में डेंगू का सीजन चालू था, उसको समझ में नहीं आया, उसको डेंगू हो गया, और उस वक्त समझ में ही नहीं आया, डायग्नोस नहीं हो पाया, इस वजह से उसको सिंड्रोम हो गया,
डेंगू का एक सिंड्रोम होता है जिसमें बॉडी अंदर से खराब होती हुई चली जाती है। सो आज भी याद है मुझे, 9 तारीख को वो पहला उसको शॉक लगा तो वो गिरा। 10 तारीख को हम उसको दवाखाना लेके गए और वहाँ से उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, वापस आ गया। 11 तारीख को उसको फिर पैर और हाथ पैर दुखने लग गए। 12 तारीख को हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें और 12 तारीख की शाम को वो वेंटिलेटर पे हो गया। 13 तारीख को मैं 12 तारीख को मुझे पता चला, मैं पहुंचा और उसके बाद हम लोगों ने कोशिश करी कि फंड ढूंढा कर, क्योंकि जो उसके घर वालों को अगर आज आप भी देखेंगे तो हमारे इधर, अगर आपको मैं उसके घर वालों की अगर कल्पना देना चाहूँ तो कभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे यशवंत स्टेडियम के पास, तो वहाँ झोपड़े में कई सारे लोग, गरीब घर के लोग रहते हैं। टिपिकल उसी तरीके से उसकी फैमिली दिखती है आज भी। सो जब वो आया तो हमने कोशिश करी और पब्लिक फंडिंग से हमने पैसा जो किए। तो 13 तारीख को हमने 1.5 लाख रुपए का बिल भरे, 14 तारीख को 3.5 लाख रुपए का बिल भरे और बताइए 14 तारीख को उसकी डेथ हो गई, उसका हार्ट फेल। सो इस हद तक, क्योंकि वो बच्चा पढ़ना चाहता था, वो आया दिल्ली इसलिए था पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जो उसको बचा पाए या फिर उसको एक प्रॉपर ठीक से रहने की फैसिलिटी तक मोबिलाइज करा पाए, तो आज हमारे साथ ये। उसी का दूसरा उदाहरण आपको देता। हमारा एक और छात्र संगठन है, मेरी वाइफ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है DMK तमिलनाडु का, उसका एक पॉलिटिकल विंग है। वो पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देती है, DMK की। आप जानते हैं कि DMK पहले एक सामाजिक आंदोलन रहा है केदिया साहब का, उसके बाद वो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और वो उनके लोगों को फोकस करता है। तो वहाँ उन्होंने द्रविडियन हाउस करके एक हाउस बनाया है, जहाँ उनके बच्चे जो भी बाहर से आया वो वहाँ रहता है, वहाँ रह के पढ़ाई करता है और बाद में फिर उसमें एक्टिविटी लेता है। आप समझ रहे हैं, बाबा साहब जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति होगी, तो पहले इन लोग बच्चों को सामाजिक रूप में जोड़ रहे हैं, उसकी सामाजिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, दिल्ली में जा रहे हैं तो खाने का बंदोबस्त करना, रहने का बंदोबस्त करना, और उसके बाद यही बच्चे इनके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल विचारधारा में कन्वर्ट करते हैं और कई सारे बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं विचारधारा को। ये लैकुना है हमारे। आज जो मुझे विषय मिला है राजनीतिक और सामाजिक उत्थानासाठी क्या करना, तो मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और आप लोगों को ये चीज इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि मैं जिस विषय पे काम कर रहा हूँ और जिस विषय पे मैं निरंतर काम कर रहा हूँ उसकी ये कमियां हैं, और ये कमियां मैं खुद भी फेस करता हूँ। हम कोशिश करते हैं कुछ हद तक, तो कई हद तक आप जैसे जो बौद्धिक वर्ग है और जो समाज के लिए भावनाएं रखते हैं वो हमारे साथ देते हैं, लेकिन फिर भी इसको स्ट्रक्चर्ड वे में हमको लाने की जरूरत है। इसको हमको धरातल पे एक तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में लाने की जरूरत है। अब देखिए, माड़ क्रांति के टाइम पे जो हमने कॉन्फ्रेंस लिया था और एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई थी, वो स्ट्रक्चर का काम तब से अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये हमारे राजनीतिक और सामाजिक एक तरीके से, इसको मैं फेलियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरीके से हमारी जिम्मेदारी अभी तक हम पूरी नहीं कर पाए। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। जय हिंद।